नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे क्लास में। और आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की 7th क्लास है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लास 12 जेट सीयूटी सुपरवाइजर तमाम एग्जामों का बहुत खास और बढ़िया शानदार टॉपिक है। और आगे आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले खली के प्रकार, जो सोइल केमिस्ट्री में भी 12th क्लास में टॉपिक है। तो बिना टाइम खराब के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितनी भी मैं चीजें आपको पढ़ाऊं उनको आप नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करो बेटा जी, ठीक है ना। आज अपनी जो क्लास है वो है खली के बारे में और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि खली किसे कहा जाता है। आपके मन में सवाल होगा, आपने जो क्लास 12 के बच्चे उन्होंने तो पढ़ भी लिया होगा कि सर खली क्या होती है। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो तेल वाली फसलें होती हैं ना, कौन सी तेल वाली फसलों से तेल निकालने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है या जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे क्या कहा जाता है, खली। क्या कहा मैंने कि जो तिलहनी फसल है, जो तेल वाली फसलें हैं, उनसे तेल निकालने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है उसे क्या कहा जाता है, उसे खली कहा जाता है। और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि तिलहनों से तेल निकालने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ जो बचता है, जो बनता है, उसे क्या कहा जाता है, खली। क्या कहा जाता है, खली। सिंपल सी परिभाषा, तेल वाली फसलें, तेल वाली फसलों से तेल निकालने के बाद जो पदार्थ बचता है, अपशिष्ट पदार्थ, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं खली। क्या बोलते हैं, खली। उसके बाद में यहां पे लिखा हुआ है खली की खाद। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर उस अपशिष्ट पदार्थ का, उस खली का प्रयोग अगर आप खाद के रूप में करते हैं खेत के अंदर, तो उसे कहा जाता है खली की खाद। खली का खेत में खाद के रूप में प्रयोग, अपन उसे क्या बोलेंगे, उसे खली की खाद कहेंगे। जब आगे अपन डिस्कस करते हैं, अगला टॉपिक आता है खली के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑयल केक। खली को क्या कहा जाता है, ऑयल केक। अब देखो खली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है बेटा जी। एक तो होती है खाद्य, कौन सी होती है, खाद्य, और एक होती है अखाद्य। सर आ तो माने याद होगी, चलो बढ़िया है, तुम्हें याद हो गई। तो क्या कहा मैंने ये कहा कि सर खली के कितने प्रकार है, खली के दो प्रकार है। दो कितने, दो, बस सर दो ही होते हैं, ठीक है सर। वो कौन से हैं, पहला प्रकार कौन सा, खाद्य, कौन सा है, खाद्य। दूसरा अखाद्य। अब सर हमें यह भी बता दो कि खाद्य खली कौन सी होती है, जिस खली को पशुओं को खिलाया जाता है उनके आहार के रूप में, उसे क्या कहा जाता है, खाद्य खलियां। और जिसे पशुओं को नहीं खिलाया जा सकता, जिनका प्रयोग सीधा खेत में खाद के रूप में होता है, उसे कहा जाता है अखाद्य खलियां। सर आपने हमें समझाया कि खली के कितने प्रकार है, खली के दो प्रकार है। दो प्रकार कौन से, पहला खाद्य, दूसरा अखाद्य। खाद्य का मतलब यह होता है कि सर जिसे पशुओं को खिलाया जाता है आहार के रूप में, और अखाद्य का मतलब भी यह है जिसे पशुओं को नहीं खिलाया जाता। डिस्कस करते हैं। यहां पर सबसे पहला प्रकार है खाद्य खलियां, है ना, एडिबल ऑयल केक्स, मतलब जिनको पशुओं को खिलाया जाता है। सिंपल सी परिभाषा, ऐसी खली का प्रकार जिसे पशु खा सकते हैं, और जिस खली को पशु खा सकते हैं उसे खाद्य खली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने सुना है, जो मोस्ट फेमस है, बिनोला, मूंगफली, है ना, सरसों की खली, अलसी की खली, तारामीरा की खली, तिल की खली, नारियल। अपने इंडिया में जो सबसे ज्यादा फेमस जो खली है, एक तो बिनोला, मूंगफली और एक सरसों की। तो यहां पर अपने सबसे पहले बात की खाद्य खली की जिसे पशुओं को खिलाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बिनोला जो भारत में बहुत फेमस है, और उसके बाद में मूंगफली की खली, फिर है सरसों, अलसी, तारामीरा, तिल, नारियल। इन सभी की जो खलियां होती है वो पशुओं को खिलाने योग्य होती है। उसके बाद में आगे चलते हैं, और आगे जो अगला टॉपिक है वो अखाद्य खलियां। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी खली का प्रकार या ऐसी खली जिसे पशुओं को नहीं खिलाया जा सकता, जिनका सीधा प्रयोग खेत में किसके रूप में होता है, खाद के रूप में, उसे क्या कहा जाता है, अखाद्य खलियां, नॉन एडिबल ऑयल केक्स। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो जिन्हें पशु नहीं खाते हैं, क्या कहा मैंने, जिन्हें पशुओं को नहीं खिलाया जा सकता और जिनका केवल खेतों में किसके रूप में प्रयोग होता है, खाद के रूप में, उसे क्या कहा जाता है, अखाद्य खलियां। तो जिन्हें पशु नहीं खाते हैं और जिनका केवल खेतों में खाद के रूप में प्रयोग या उपयोग किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, अखाद्य खलियां या नॉन एडिबल ऑयल केक्स। फॉर एग्जाम्पल कुसुम की खली, अरंडी की खली, महुआ की खली, नीम की खली, करंज की खलियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुसुम की खली है ना, अरंडी की खली, महुआ की खली, नीम की खली, करंज की खली, इन तमाम खलियों का प्रयोग खेत में खाद के रूप में किया जाता है।
और कुछ खलियों के बारे में अपन स्पेशल डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले किसकी है, अरंडी की खली। किसकी है, अरंडी की खली। ये क्या करती है, इससे न्यूट्रिएंट्स तो मिलते ही हैं, साथ साथ में इसका यूज किसमें होता है, कीटनाशक मतलब कीटों को नष्ट करने में भी इसका यूज, ये इसका प्रयोग होता है। अपन ने सबसे पहले कौन सी पढ़ी, अरंडी की खली। ये खेत में तत्वों को तो प्रदान करती है, लेकिन साथ साथ में जो हानिकारक कीट है उनको नष्ट करने का काम इससे हो जाता है। और इसका यूज एक तो स्पेशली आलू में और गन्ना, इसके अलावा इसका सब्जियों में प्रयोग किया जाता है। फसलों की बात करें तो आलू और गन्ना, और इसके अलावा अरंडी की खली का प्रयोग सब्जियों में भी किया जाता है। इस अरंडी खली से न्यूट्रिएंट्स तो मिलते हैं, लेकिन साथ साथ में हानिकारक कीटों को नष्ट करने में भी क्या है, सहायक है। और इसका मेजरली यूज एक तो आलू में होता है, गन्ना में और सब्जियों में इसका यूज किया जाता है। फिर अपन थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, और आगे डिस्कस करते हैं तो उसके बाद में इसकी जो मात्रा है वो ये है कि लगभग 1 से 1.2 टन, कितनी स्पेशल याद कर लेना, 1 से 1 टन इसका पर हेक्टेयर। आप मृदा में बुआई के 2 सप्ताह, कितने, 2 वीक पहले आप बुआई से पूर्व इसका यूज कर सकते हो। और कितना, लगभग 1 से 1.2 टन पर हेक्टेयर की दर से आप अरंडी की खली का यूज कर सकते हो। और कब कर सकते हो, बुआई के लगभग 2 सप्ताह पहले। ठीक है, उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं नीम की खली। किसकी, नीम की खली। किसकी खली, नीम की खली। निम्बोली से बनी बदबूदार खल। नीम में, किसमें, नीम की जो निम्बोली होती है ना, उसको सड़ाकर जो खल या जो खली तैयार की जाती है वो कौन सी होती है, वो नीम की खली। और इसका प्रयोग न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ कीटनाशी में भी किया जाता है। ये आप सब जानते हो कि नीम ऐसा पौधा है जिसके द्वारा अपन हानिकारक कीटों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरी खली कौन सी, नीम की। कौन सी, नीम की खली। ये सब किससे बनती है, नीम की जो निम्बोली होती है ना, उसकी जो बदबूदार, मतलब नीम की निम्बोली से क्या बनाई जाती है, नीम की खली। और इसे सड़ाते, थोड़ा सा क्या करते, सड़ाते हैं। और इसका यूज है ना, ये न्यूट्रिएंट्स तो देती है सोइल के अंदर, इसके अलावा इसका यूज किसमें, हानिकारक कीटों को नष्ट करने में इसका यूज किया जाता है। अब सर इस नीम की खली में कौन कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं, आप सभी को पता है कि नीम के अंदर एक जो एजाडिरेक्टिन, कौन सा, एजाडिरेक्टिन, और इसके अलावा निम्बोडिन या निम्बिडिन आपने पढ़ा होगा, एजाडिरेक्टिन या एजेडिडिरेक्टिन, निम्बोडिन या निम्बिडिन आप सभी ने पढ़ा होगा। ये 2 मेजरली रसायन, ये 2 पदार्थ नीम के अंदर पाए जाते हैं। जब नीम का ये उत्पाद है खल, तो ऑब्वियसली ये सही बात है कि नीम की खली में भी ये दोनों तत्व पाए जाएंगे। उसके बाद बात करें तो इसका प्रयोग मृदा में बुआई के 10 से 15 दिन पहले, बोले तो 2 सप्ताह पहले आप नीम की खली का प्रयोग खेत में कर सकते हो। अपन ने तो दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा नीम की खली, ये नीम की निम्बोली से बनती है, कीटों को नष्ट करने का कार्य भी करती है। और इसमें एजाडिरेक्टिन और निम्बिडिन 2 रसायन पाए जाते हैं। और इसका प्रयोग खेत में बुआई के 2 सप्ताह पहले किया जाता है। उसके बाद में तीसरी खली कौन सी, महुआ। किसकी है, महुआ की खली। इसकी स्पेशल बात यह है कि इसका मिट्टी में अपघटन बहुत देरी से होता है, इसलिए इसका यूज बुआई के 2 महीने पहले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महुआ की खली का है ना अपघटन, मतलब ये सड़ती बहुत लेट है, और इसका यूज बुआई के 2 महीने पहले ही किया जाता है। कौन सी खली का, महुआ की खली का। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कि ये जो महुआ की खली है इसमें सेपोनिन, कौन सा, सेपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। और इस खली का यूज मेजरली किसमें करते, धान में। किसमें करते, धान में। तो ये थी कुछ खलियों के एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैंने बात की खली, कौन सी खली, महुआ की खली। इसमें क्या होता है, सेपोनिन। क्या होता है, सेपोनिन। और इसका यूज किसमें करते हैं, धान, बोले तो चावल के अंदर किया जाता है। और आगे जो एग्जाम में सबसे तगड़ा सवाल बनता है, वो सवाल इस टेबल से बनता है, इस सारणी से बनता है। ठीक है, विभिन्न खली की खाद्यों में, मतलब जो खलियां है ना जिसका यूज खाद के रूप में किया जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला सवाल है कि जिन खलियों का खाद के रूप में यूज किया जाता है उनमें तत्वों की मात्रा कितने % होती है। और स्पेशली हमेशा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी मात्रा देखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, किसकी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी मात्रा देखी जाती है। सबसे पहले बात करें अरंडी। अरंडी की खली के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा, किसकी, जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, वो 4.3%। कितनी, 4.3%। और
फॉस्फोरस कितना 1.8% और पोटेशियम कितना 1.3 होता है। इसके अलावा जो करंजी की खली होती है उसमें 3.9 नाइट्रोजन, 0.9 फास्फोरस और 1.2 क्या होता है, पोटेशियम होता है। एक सेकंड इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद किसकी, उसके बाद जो महुआ, किसकी, महुआ की जो खली है उसमें नाइट्रोजन 2.5, फॉस्फोरस 0.8, पोटेशियम 1.8 हो सकता है। नीम में नाइट्रोजन 5.2 नीम की खली में, फॉस्फोरस 1.08 और पोटेशियम 1.48। उसके बाद जो मिनोला की, जो बिनोला होती है ना, उस बिनोला की जो खली होती है उसमें नाइट्रोजन 4%, फॉस्फोरस 1.8% और पोटेशियम 1.6%। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। सरसों की जो खली होती है उसमें कितनी, नाइट्रोजन 5.1, फॉस्फोरस कितना 1.5, पोटेशियम कितना 1.3%। उसके बाद जो मूंगफली खली होती है उसमें स्पेशल ये आप याद कर लेना, क्या नाइट्रोजन कितना होता है 7.2%, फॉस्फोरस 1.5% और पोटेशियम 1.3%। जो सबसे अच्छा सवाल है कुसुम, जो छिलका रहित होती है उसमें नाइट्रोजन 7.9 मतलब सबसे ज्यादा है, फॉस्फोरस 2.2% और 1.9 क्या होता है, पोटेशियम। ये थी तमाम खलियों के अंदर तत्वों की मात्रा। ये लास्ट वाले 3 बहुत स्पेशल है, इनको ढंग से याद करना। एक तो बिनोला वाला, एक मूंगफली और एक कुसुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे ये कि अपने जो जीवांश खाद पड़ी, जैसे हरी खाद पड़ी, वर्मी कंपोस्ट पड़ा, गोबर की खाद पड़ी, तो इनमें तत्वों की मात्रा कितनी होती है, शायद आपको स्क्रीन पे थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा लाइट के कारण। देखो आपको मैं कुछ स्पेशल, ये केचुए खाद का तो मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में। शहरी जो कंपोस्ट होती है उसमें नाइट्रोजन 1.5%, फॉस्फोरस 0.5% और पोटेशियम 1.4%। आपने वर्मी कंपोस्ट की तो पढ़ी है। शहरी कंपोस्ट की बात करें तो शहरी कंपोस्ट में जो तत्वों की मात्रा होती है 1.5 नाइट्रोजन, 0.5 फास्फोरस और 1.4% क्या होता है, पोटेशियम होता है। एक ऊपर गोबर की खाद का रह गया, गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन, 0.25 फास्फोरस और 0.5% क्या होता है, पोटेशियम होता है। उसके बाद जो देहाती कंपोस्ट, जो गांवों में तैयार किया जाता है कंपोस्ट, उसमें 0.6% नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9% फास्फोरस और 0.8% पोटेशियम होता है। उसके बाद जो हरी खाद में 0.6 कितना, 0.6% क्या होता है, नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। और लगभग 0.2% क्या होता है, फास्फोरस और 0.6% क्या होता है, पोटेशियम। उसके बाद जो गवानो खाद होती है उसमें लगभग 13% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। कितनी, 13%। आप दोबारा याद करना है कि जो शहरी कंपोस्ट है उसमें 1.5 नाइट्रोजन, 0.5 फास्फोरस, 1.4 पोटेशियम। जो गांवों में तैयार की जाती है कंपोस्ट उसमें 0.6 नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9 फास्फोरस, 0.8 पोटेशियम। हरी खाद में नाइट्रोजन 0.6, फास्फोरस 0.2 और जो पोटेशियम वो 0.6। उसके बाद में आगे जो है ना शुष्क रक्त, उसमें 10 से 15% नाइट्रोजन, 1.5 फास्फोरस, 0.8 पोटेशियम। शुष्क मल की जो खाद होती है उसमें 5.5 नाइट्रोजन, 4% फास्फोरस और 2% पोटेशियम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मछली की जो खाद होती है ना उसमें 4 से 10 नाइट्रोजन, 3 से 9 फास्फोरस, 0.8 पोटेशियम। मुर्गी की खाद में 4.5 से 5.4 नाइट्रोजन, 2.4 से 2.8 फास्फोरस और 2.02 से 2.32 यह है पोटेशियम मुर्गी की खाद में। यह सारणी एक बार आप देख लेना, इसमें सवाल अक्सर पूछता है। सबसे मेन सारणी तो ये वाली है ना, इसको ढंग से याद कर लेना। एक बार अपन वापस रिपीट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है ना। अपने पड़ा खली मतलब तिलहनी फसलों से, किसे, तिलहनी फसलों से तेल निकालने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे खली कहा जाता है। अगर उसका यूज खाद्य रूप में हो तो खली की खाद कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, खाद्य और अखाद्य। जो पशुओं को खिला सके वो खाद्य, जो पशुओं को नहीं खिला सके खाद में यूज होता है वो अखाद्य है ना। जैसे एग्जाम्पल बिलोना, मूंगफली, सरसों, अलसी, तारामीरा, तिल, नारियल, ये सभी खाद्य खलियां हैं। और उसके बाद में मैं कहूं आपसे कि कुसुम की खली है ना, अरंडी की खली, महुआ, नीम, करंज, ये तमाम कौन सी है, ये है अखाद्य खलियां।
और इन खलियों का यूज लगभग बुआई के 2 सप्ताह पहले किया जाता है। और आपको एक महुआ में याद रखना है, इसका अपघटन देरी से होता है, इसलिए इसका यूज 2 महीने पहले किया जाता है। और ये मात्राएं जो दिख रही है ना आपको स्क्रीन पे, ये आप स्पेशली याद करना, ठीक है ना, आप इन मात्राओं को स्पेशली याद कर लेना, ठीक है। और ये थी अपनी आज की एक छोटी सी क्लास, है ना। इस क्लास से अक्सर सवाल एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे, और ये क्लास 12 जेट सीयूटी इन तमाम के लिए बहुत यूजफुल क्लास है। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी क्लास वो क्लास को पूरा देखा करो, क्योंकि देखो मैं मेरी क्लास में जितना कंटेंट है उसी कंटेंट पे बात करता हूं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, फालतू मेरा कोई सवाल नहीं है। और फिर भी कोई कमी रह जाती है उसको मैं अगली क्लास में सुधारने का पूरा प्रयास करता हूं। क्लास देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, और अगर आप नए स्टूडेंट हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्दी कल या परसों से पशु परिचर के लिए एनिमल हस्बेंड्री क्लास आने वाली है। और आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।